हे एवरीवन। तो आज मोशन चैप्टर में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 102 पर हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्पीड का मतलब क्या होता था, हमने चैप्टर में पढ़ा था। स्पीड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, उसका मतलब होता था स्पीड। और वेलोसिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक गिवन डायरेक्शन में। सो स्पीड और वेलोसिटी में ये बेसिक डिफरेंस है कि स्पीड डू नॉट टॉक्स अबाउट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रैवल करो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में तो वो स्पीड है। बट वेलोसिटी डू टॉक्स अबाउट डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपने ट्रैवल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन इज द की पॉइंट हियर। अगर आप इस चीज़ को लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपका आंसर फिर आंख बंद करके चेक करेगा, ठीक है। So, speed is the distance traveled by an object in a given interval of time in any direction. Speed का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी भी डायरेक्शन में, नो मैटर वो कहीं पर भी जा रहा है बट वो कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो होती है स्पीड। बट वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, लेकिन वो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है, वो सीधा जा रहा है तो एकदम सीधा ही जाएगा थ्रू आउट द जर्नी, वो होती है वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पीड इज गिवन बाय द रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, speed is a scalar quantity whereas velocity is a vector quantity. What do we mean by scalar quantity? Scalar quantity मतलब we only deal with the magnitude. स्पीड में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, वी डू नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन। बट वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी मतलब वी डू टॉक अबाउट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इफ आई एम सेइंग कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर मतलब दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट is covering 5 kilometer in 1 hour. So this 5 kilometer per hour is magnitude only. But if I talk about direction, so I will say कि 5 kilometer per hour in north direction. यहाँ पर direction भी आ गया तो ये हो गई velocity, ठीक है। तो speed is a scalar quantity because it only deals with magnitude, but velocity is a vector quantity because it deals with magnitude as well as direction. So these were few points of difference between speed and velocity. अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो आप अपने अकॉर्डिंग और पॉइंट इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट वेलोसिटी कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 3 बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। सवाल हमसे पूछ रहा है कि वो एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो वी नो कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम टेकन. ओके. अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में सिंपली डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो यही है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को इक्वल होने के लिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए. समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो ए से बी पे जाने के लिए, मतलब यहाँ से चला और बी पॉइंट पे आ गया मान लो, तो इसका डिस्टेंस भी ए बी होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ए बी होगा. तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी इक्वल होगा जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो. So if the distance covered by an object is same as its displacement, then the magnitude of its average velocity will be equal to its average speed. ये चीज़ क्लियर है? Okay, now coming to our next question. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी आपको पता चलेगा इम्पॉर्टेंट क्यों है. What does the odometer of an automobile measure? आप में से ना कई लोग बोलेंगे कि हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ डाला, लेकिन ये ओडोमीटर वाली टर्म तो कहीं भी नहीं आई. लेकिन अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, एक एक एक्टिविटी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि एक एक्टिविटी के बीच में एक ही लाइन में ये चीज़ लिखी हुई थी. इस टर्म का जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है, सिर्फ एक लाइन में, और वो भी एक एक्टिविटी के अंदर. तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं. जो वो येलो वाला बॉक्स होता है, डिड यू नो वाला, आप उसे छोड़ देते हैं, आप एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं. तो ये जो सीबीएसई वाले हैं, इन्हें पता है कि बच्चे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते, तो वहीं से वो क्वेश्चन बना के आपको दे देते हैं. फिर आप बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो बाहर से आया है. बाहर से कुछ नहीं आता, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस्ड रहो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो, कुछ भी चीज़ स्किप मत करो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे. सो क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? एक किसी भी ऑटोमोबाइल में जो ओडोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, वो क्या चीज़ मेजर करता है? तो अगर आपने एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि किसी भी ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेजर करता है कि उस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. सो द ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल. ठीक है. द थिंग इज कि आपको एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर एक सलाह समझ लीजिए. आप मेरी बात ज़रूर मानिएगा, एनसीईआरटी का कुछ भी स्किप मत करना, लाइन टू लाइन पढ़ना, आप अच्छा मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करोगे. चलो एनीवे, अपना फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो पाथ वो कवर करेगा वो किस तरह से दिखेगा? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है. इस चीज़ को ध्यान रखना. व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये पाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. ठीक है. बट यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि स्ट्रेट लाइन पाथ. सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ. क्लियर है? अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल से पता नहीं बच्चे क्यों इतना भागते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इजी होते हैं. तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो न्यूमेरिकल, उसकी एक एक बात को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना, कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करके आओगे. तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक स्पेसशिप है जिससे कुछ सिग्नल्स निकल रहे हैं. उन सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक पहुँचने में 5 मिनट लगता है. फॉर एग्जाम्पल
मतलब मान लो ये हमारी स्पेसशिप है, ठीक है, और इससे कुछ सिग्नल्स निकल रहे हैं और ये है हमारी ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। तो इस सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक आने में लग रहे हैं 5 मिनट। कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ भी मिनट्स या फिर आवर्स में दे रखा हो, पहला काम होगा कि आपको उसे सेकंड्स में चेंज करना है, क्योंकि सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। कभी भी सॉल्व करते वक्त आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे टाइम को, अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना बोला हो कि टाइम को मिनट में ही रहने दो या फिर मिनट में निकालो आंसर। ये 5 मिनट को आप सबसे पहले सेकंड्स पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका टाइम आ गया 5 मिनट, आपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, विच इज 300 सेकंड्स। ओके, अब ये चीज़ थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई कि एक सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक आने में 300 सेकंड्स का समय लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब आपसे पूछा है कि इस ग्राउंड स्टेशन का स्पेस शिप से डिस्टेंस क्या होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। द सिग्नल travels at the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको इस सिग्नल की स्पीड गिवन है, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। So you have to calculate the distance between ground station and the spaceship. टाइम आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, you have to calculate the distance. एक सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज गिवन ऑलरेडी 3 into 10 raised to power 8 meter per second and distance is not given, we have to find out the distance। तो distance को as it is मैंने लिख दिया, but time is given in the question which is 300 seconds। ठीक है, मैंने चीज़ों को पुट कर दिया, जो नहीं गिवन था उसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो टाइम है ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो अभी डिस्टेंस के साथ डिवाइड में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 3 into 10 raised to power 8 मीटर। देखो मीटर पर सेकेंड को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ, सेम बात है ना, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सिंपली 300 सेकेंड जो टाइम था इक्वल्स टू के उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब क्या इस सेकेंड से ये सेकेंड कट सकता है, ऑब्वियसली कट सकता है, मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर ये मीटर अपॉन सेकेंड था तो मैंने काट दिया। अगर मैं 3 को ये 300 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट वुड बी 900 into 10 raised to power 8 मीटर, क्योंकि सेकेंड ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट खुद ब खुद आ गई, मीटर। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 9 into 100। 900 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 9 into 100 बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 raised to power 8 का वैसे ही रहने दिया मैंने, और इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो 100 को आप 10 raised to power 2 लिख सकते हो, 10 raised to power 8 है, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ कि 10 की पावर 10 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस इज 10 into 10 raised to power 10 मीटर्स। स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में हमारा डिस्टेंस आ गया, टाइम वॉज गिवन, स्पीड वॉज गिवन, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। इट्स वेरी सिंपल। और मेरी आपसे ना एक मैं आपको सलाह देती हूँ एक, कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो यूनिट्स को ना साथ में पुट कर देना। जब आप उन्हें पूरा सॉल्व करेंगे तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ होगी, जो भी आपने निकालना होगा, उसकी यूनिट खुद ब खुद आ जाएगी सॉल्व करके। तो आपको ना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इन सब की यूनिट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो ये ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लिया कि व्हाट इज स्पीड एंड ऑल्सो राइट इट एसआई यूनिट, तो आपको लिखना ज़रूरी है। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आप यूनिट के साथ पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करते वक्त आपकी जो भी आपको निकालना होगा उसकी यूनिट आ जाएगी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ।
तो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए डिस्कस। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर के और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।